हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारा यूपी पेट बैच का 10वां दिन और आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मुख्यतः दो जो वंश थे उसको डिस्कस किया था। एक हमने डिस्कस किया था गुलाम वंश और एक हमने किया था खिलजी वंश। आज जो बाकी के 3 वंश बचते हैं आपके, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के हैं और जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, कल या परसों में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। एंड द रीजन इज कि काफी बड़ा वीडियो हो जा रहा था, है ना, काफी लेंदी हो जा रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको कट करके क्या किया कि क्वेश्चंस हमने अलग डिस्कस कर लें। मैंने सोचा वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है रितुल प्रताप सिंह और मैंने क्लियर किया है ये सारे एग्जाम्स और लास्ट ईयर मुझे मिले थे 98 परसेंटाइल इन UPSSC पेट एग्जामिनेशन। एंड दिस इज माय कूपन कोड। अगर आपको टेक्स्ट बुक पे कोई एग्जाम का पास परचेज करना है, टेस्ट का पास परचेज करना है, तो यूज करिए मेरा कूपन कोड MT8573 और आपको मिल सकता है 25% तक का डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद तुगलक वंश। ठीक है, तो मैंने कल आपको जब पढ़ा रहा था मैं, तो खिलजी वंश के समय में बताया कि किस तरीके से खिलजियों ने भारत के ऊपर शासन किया। ठीक है, एंड सारी चीजें मैंने डिस्कस की। लास्ट में मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह, और ये क्या हुए, ये लोग गद्दी पे बैठे, लेकिन ये के सभी क्या थे, अयोग्य थे, उतने योग्य नहीं थे। तो गाजी मलिक कौन था? गाजी मलिक इन्हीं के दरबार में काम करता था और गाजी मलिक अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर सत्ता पर अधिकार कर लेता है और यही गाजी मलिक बाद में चल के गयासुद्दीन तुगलक कहलाता है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे। तो दिल्ली सुल्तान, एक बार मैं मार्कर सेलेक्ट कर लूं, है ना, क्या तो दिल्ली सल्तनत के काल में जो तुगलक वंश है, इन्होंने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था कि इन्होंने लगभग 94 वर्ष तक तुगलक वंश चलता है। ठीक है, और तुगलक सुल्तान थे वो करौना तुर्क जनजाति के थे और ये तुर्कों और मंगोलों की एक मिश्रित जनजाति होती है। कौन तक? करौना तुर्क। तो तुगलक सुल्तान जितने भी थे ये मुख्यतः कौन से जनजाति से थे? ये थे करौना तुर्क। ठीक है, कौन से तुर्क थे ये थे करौना तुर्क। मुख्यतः ये इससे संबंधित थे और ये क्या होती है, ये मंगोलों की एक, तुर्क और मंगोल की एक मिश्रित जनजाति होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गयासुद्दीन तुगलक के साथ। यह तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है इसको। गयासुद्दीन तुगलक वंश का क्या था? संस्थापक था। इसका शासनकाल की बात करें तो 1320 से शुरू होता है और खत्म होता है 1325 ईस्वी में। 5 साल का छोटा सा शासनकाल था, लेकिन काफी महत्वपूर्ण चीजें इसने भारत के इतिहास में की। अब गयासुद्दीन की बात करें तो यही था गाजी मलिक। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ये शासन में आया, यही था गाजी मलिक। ठीक है, और संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला ये पहला शासक था कि जिसमें सबकी सहमति थी कि हाँ, इस आदमी को शासक बना दिया जाए। और एक बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। सर्वप्रथम इसके समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में स्थायी रूप से मिलाया गया, जिसमें प्रथम तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। ठीक है, सबसे पहले इसने अपने शासनकाल में किसको मिलाया? वारंगल को। वारंगल फतह करता है ये, वारंगल फतह करता है। और वारंगल का उस समय शासक कौन था? वारंगल का शासक था राय प्रताप देव। राय प्रताप देव को हराता है और वारंगल को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, राय प्रताप देव। ठीक है, गयासुद्दीन ने नरमी और कठोरता में संतुलन एक स्थापित किया और इस मध्य मार्ग को क्या बोला जाता था? इस मध्य मार्ग को बोला जाता था रस्म ए मियाना। ठीक है, क्या बोला जाता था? रस्म ए मियाना। ओके, तो गाजी मलिक के बारे में ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसने सिंचाई के साधनों, विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया और सूखे की स्थिति में किसानों की सहायता के लिए एक अकाल नीति तैयार की। ठीक है, और सल्तनत काल में नहर बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, नहर बनाने वाला प्रथम शासक सल्तनत काल के अंदर। नहर बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा
कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर इसने ध्यान दिया, और सल्तनत काल में जो यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली है उसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। डाक प्रणाली, डाक प्रणाली, जो डाक का सिस्टम था, और इसके अलावा जो यातायात का सिस्टम था, इसको सही करने का श्रेय किसका जाता है? ये जाता है श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, इसने काफी सारे चेंजेस करवाए। डाक में इसने क्या किया था कि 3-4 मील पे इसने घुड़सवार जो है रख दिए थे। इनका काम क्या होता था कि जो चिट्ठियां हैं, जो डाक के सामान हैं, उनको ले आने और ले जाने के लिए 3-4 मील पर, हर 3-4 मील पर कर्मचारी और घुड़सवार नियुक्त कर दिए थे इसने। ठीक है, और इसने क्या किया? हिंदुओं के प्रति उदारता दिखाई और धार्मिक संकीर्णता की नीति से दूर रहा। मतलब किसी भी धर्म विशेष के प्रति इसका ज्यादा झुकाव नहीं था, सारे धर्मों को लगभग बराबर मानता था। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाकर इसने अपनी राजधानी वहां पे उसको बना लिया। तुगलकाबाद, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में देखने को मिलता है कि तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया? तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, शहर का निर्माण। ठीक है, कौन करवाया था? वो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अब वास्तुकला की एक तुगलक शैली है जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा की जाती है हिस्ट्री में, तो उसका भी प्रारंभ गयासुद्दीन के मकबरे के निर्माण से हुआ, और ये पहला शासक था जिसने जिंदा रहते हुए अपने मकबरे का निर्माण करवाया। ठीक है, तुगलक शैली, तुगलक शैली का जो जिक्र है वास्तुकला की तुगलक शैली का, उसका प्रारंभ कहां पे देखने को मिलता है? ये मिलता है गयासुद्दीन के मकबरे से। गयासुद्दीन के मकबरे में तुगलक शैली किस चीज की? वास्तुकला की, है ना। वास्तुकला की जो तुगलक शैली है वो कहां पे देखने को मिलती है? वो गयासुद्दीन के मकबरे में देखने को मिलती है। इसका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था फखरुद्दीन जौना खान। मैं सिर्फ जौना खान लिख रहा हूं, फखरुद्दीन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो जौना खान को ही बारे में ही पूछा जाएगा। और जौना खान को एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था उलूग खान। उलूग खान की उपाधि मिली थी किसको? जौना खान को। और जौना खान को इसने क्या किया था? वारंगल तथा मदुरै में। जौना खान को कहां भेजा गया? वारंगल और मदुरै, इन 2 जगहों पे भेजा गया। किस चीज के लिए? कि वहां पे जाकर के शासन की पुनर्स्थापना करिए। वहां पे विद्रोह हो चुका था, तो विद्रोह का दमन करने के लिए क्या किया गया? शासन की पुनर्स्थापना या विद्रोह के दमन के लिए इसने जौना खान, अपने बड़े बेटे जौना खान को वारंगल और मदुरै भेजा। ठीक है, 1325 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। ठीक है, क्या होती है वो घटना? 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन बंगाल में सैनिक अभियान को समाप्त करके लौट रहा था, और इसका जो बड़ा बेटा था जौना खान, उसने सुल्तान का स्वागत करने के लिए दिल्ली के पास एक गांव है जिसका नाम है अफगानपुर। मतलब अभी नहीं है, उस समय उस गांव का नाम अफगानपुर हुआ करता था। उसमें लकड़ी का एक मंडप तैयार करता है, और जब मंडप में सुल्तान का स्वागत किया जा रहा होता है तब वो अचानक से गिर जाता है, और सुल्तान और उसके साथ साथ कुछ और भी जो राजघराने में लोग होते हैं, मंत्री वगैरह, ठीक है, वो क्या होते हैं? मलबे के नीचे, उसी मंडप के मलबे के नीचे दब के मर जाते हैं। एक इतिहासकार हैं, 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण मैंने बताया आपको। एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार क्या? इब्न बतूता, यात्री थे ये। इब्न बतूता के बारे में मैं अभी आगे आपको अलग से पढ़ाऊंगा। इब्न बतूता ने के हिसाब से यह घटना पूर्व नियोजित थी। ये जो घटना होती है मंडप गिरने वाली, ये घटना पूर्व नियोजित होती है, और पूर्व नियोजित थी। और इसके पीछे का जो मोटिव था वो ये था कि जो जौना खान था, यानी इसका बड़ा बेटा, किसका? गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा, वो खुद गद्दी पे बैठना चाहता था, खुद राजा बनना चाहता था, और इसीलिए इसने अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, तो हत्या हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक हत्या कर देता है, ऐसा इब्न बतूता कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है, और काफी अच्छे से इसका शासन चलता है। 1351 ईस्वी में तक इसका शासन चलता रहता है। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मैंने आपको बता दिया। इसका वास्तविक नाम जौना खान था। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने।
अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था ये। इसका पिता महत्वाकांक्षी था, ये और महत्वाकांक्षी था। इसीलिए तो इब्न बतूता कह रहे हैं कि ये घटना पूर्व नियोजित थी। अपने बाप को मार करके गद्दी पे बैठना मोहम्मद बिन तुगलक चाह रहा था। और इसने क्या किया, भारत में भूमि का एक कतरा भी अपने नियंत्रण से बाहर इसको नहीं चाहता था। इसके समय में कश्मीर और आज के बलूचिस्तान को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत में आता था। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का देखा जाए, सबसे बड़ा साम्राज्य मैंने बताया ना कि कश्मीर और बलूचिस्तान, दो को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत इसके कब्जे में था। सबसे बड़ा साम्राज्य किसके अंदर, दिल्ली सल्तनत में। वो किसका था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत ऐसा लिखा जाएगा ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। और इसका पूरा का पूरा साम्राज्य बटा था 23 प्रांतों में। 23 प्रांतों में इसका पूरा साम्राज्य बटा हुआ था। और प्रांत को उस समय क्या कहते थे, प्रांत को कहते थे मुक्ता। तो 23 मुक्तों में बटा हुआ था इसका पूरा साम्राज्य। बहुत बड़ा विद्वान था ये और धार्मिक रूप से उदार था। हिंदू और जैन संतों से मेल जोल रखता था और योग्यता को वंश से ज्यादा महत्व देता था। ध्यान दीजिएगा, योग्यता को वंश से ज्यादा महत्व देने वाला आपको राजा शायद कोई ना मिले आपको पूरे इतिहास में। योग्यता को वंश से ज्यादा महत्व देता था। ठीक है, महत्व देता था योग्यता को वंश से ज्यादा। ठीक है, और होली में भाग लेने वाला पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में किसी ने भी होली में आज तक भाग नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने होली में भाग लिया। ठीक है, होली में पार्टिसिपेट किया हिंदुओं के साथ। ठीक है, आप देखते होंगे मुस्लिम जो होते हैं वो होली खेलना पसंद नहीं करते, उनके शायद रिलीजन में ऐसा करने की इजाजत नहीं है, जो भी हो। और इसको इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक बोला जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप, बुद्धिमान भी है और साथ ही साथ मूर्ख भी है। आप कहेंगे ऐसा कैसे सर, दोनों चीजें कैसे हो सकता है? तो बुद्धिमान मूर्ख शासक, इतिहास का बुद्धिमान मूर्ख शासक इसको बोला जाता है। ध्यान देना, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे निर्णय लिए, 5 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो बाद में चल करके इसके ही खिलाफ हो गए। वो मतलब उस निर्णय का जो परिणाम आया वो इसके खिलाफ आया। इसमें से अगर पहला देखा जाए तो सबसे पहला है कर वृद्धि। ठीक है, ये 5 फैसले मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। पहला फैसला था कर वृद्धि। इसने क्या किया कि जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था उसमें जो टैक्स था, जो कर था, वो बढ़ा दिया और ऐसे समय में बढ़ाया जब वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, एक तो अकाल पड़ा हुआ था, उसके बाद प्लेग एक महामारी के रूप में फैल गया और सुल्तान की ये पूरी की पूरी योजना विफल हो जाती है। एक तो सूखा पड़ा था और जब ये कर इसने इम्पोज किया, कर इसने लगाया, तो उसी समय क्या हुआ, प्लेग फैल गया पूरे के पूरे साम्राज्य में और इसकी योजना खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा जो इसकी योजना थी, जो दूसरी इसकी योजना थी, वो क्या थी? राजधानी स्थानांतरण, राजधानी का ट्रांसफर, राजधानी स्थानांतरण। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं इस वंश से। एक तो ये कि तुगलकाबाद किसने बसाया, तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की, और दूसरा ये है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की। तो तुगलकाबाद को तो बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी इसने कहां से चेंज कर दी, कहां से कहां ले गया? ये अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद शिफ्ट की। और इसके पीछे जो मोटिव था वो ये था कि ताकि हम उत्तर और दक्षिण भारत के पूरे साम्राज्य को नियंत्रित कर सकूं। ठीक है, लेकिन ये जो इसकी योजना थी, इसका महत्व जो था वो ना तो आम जनता को समझ सकी और ना ही इस प्रकार नियंत्रण रखना संभव हो सका और ये योजना विफल हो गई। मतलब दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, जो इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि अगर हम बीच में अपनी राजधानी स्थापित कर देंगे तो हम दोनों तरफ से आप अपना उत्तरी क्षेत्र भी संभाल सकते हैं और दक्षिणी क्षेत्र भी अच्छे से संभाला जा सकता है। तो इसी वजह से इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट की। लेकिन
इसकी ये योजना किसी को समझ में नहीं आती और विफल हो जाती है। तीसरा जो इसका निर्णय था वो था सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी लॉन्च करना। सांकेतिक मुद्रा। हुआ ये कि इसके शासन काल में जो पहले क्या चलता था, सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, तो चांदी की कमी के कारण इसने क्या किया, चांदी के सिक्के के स्थान पर चांदी के सिक्के बंद करवा करके चांदी के सिक्कों को रिप्लेस कर दिया। चांदी के सिक्कों को इसने रिप्लेस किया किससे, इसको रिप्लेस करता है ये तांबे के सिक्कों के साथ। ठीक है, तांबे के सिक्कों के साथ। अब जब तांबे के सिक्के बनने लग गए, तांबे के सिक्के, और ये इसकी प्रेरणा इसको कहां से मिली थी, चाइना का, उस समय चाइना में इस तरह से मुद्रा चल रही थी तो उसे इसको प्रेरणा मिली थी। लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाया जा सके, इसलिए इसने चलवाया था। लेकिन बड़े स्तर पे नकली सिक्कों का निर्माण चालू हो जाता है और इसी को खत्म करने के लिए इसने फिर से क्या किया, बाजार से सारे के सारे तांबे के सिक्के लेकर के, मतलब नोटबंदी होती है एक तरह की, और तांबे के सिक्के लेकर के उसके बदले में चांदी के सिक्के दे दिए जाते हैं सरकारी खजाने से, और सरकारी खजाना पूरा का पूरा खाली हो जाता है और यह भी योजना इसकी विफल हो जाती है। इसके अलावा जो एक और योजना थी इसकी, खुरासान अभियान। देखिए, खुरासान एक जगह है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में ही है। इसने क्या किया कि खुरासान राज्य में कुछ जो है विद्रोह उत्पन्न हो रहा था, वहां पे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी, तो इसने क्या सोचा कि यहां इस अव्यवस्था का लाभ उठा लिया जाए, खुरासान अभियान। ठीक है, इसने क्या सोचा कि इस अव्यवस्था का लाभ उठाया जाए और खुरासान को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो इसने क्या किया कि इस मिशन के लिए इसने एक अतिरिक्त सेना का गठन किया और 1 साल का वेतन खुरासान अभियान में इसने अपने सैनिकों को 1 साल का वेतन एडवांस दे दिया। एडवांस दे दिया कि भैया पैसा ले लो, बस आप लोग निकल जाओ खुरासान। ठीक है, और जब पैसा तो इसने एडवांस दे दिया, लेकिन खुरासान में क्या हुआ, जो अव्यवस्था थी, जो विद्रोह था, वो खत्म हो जाता है और सुल्तान की ये भी योजना असफल हो जाती है। इसके अलावा जो लास्ट है, 5वां है, वो क्या है, कारचिल अभियान। कारचिल एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, कुमायूं के पास में। ठीक है, कारचिल अभियान में क्या होता है, कुमायूं पहाड़ियों में विद्रोह चल रहा था और उसको खत्म करने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी सेना भेजी, परंतु जो स्टार्टिंग में तो इसको सफलता मिलती है, लेकिन वहां सुल्तान को काफी ज्यादा जो है जन और धन दोनों की हानि होती है और यह भी अभियान एक तरह से असफल हो जाता है। इसके शासनकाल में आप देखेंगे कि विद्रोह भर भर के हुए हैं, काफी ज्यादा विद्रोह हुए, और इसके जो विद्रोह देखा जाए कि तो पूरे सल्तनत काल में 22 विद्रोह होते हैं इसके। सबसे ज्यादा पूरे सल्तनत काल में किसी राजा के समय विद्रोह हुए तो वो हुए थे किसके समय में, वो हुए थे इन्हीं भाई साहब के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, 22 बार विद्रोह होता है और जो दक्षिण भारत में पहला सफल विद्रोह होता है माबर में होता है। माबर कहाँ है, मदुरै में है, और किसने किया, इसको करता है एहसान शाह। एहसान शाह नामक एक राजा होता है, अभी मैं आपको एहसान शाह के बारे में बताऊंगा। तो दक्षिण में पहला सफल विद्रोह होता है, दक्षिण में पहला सफल विद्रोह होता है दक्षिण के अंदर, और उस विद्रोह में होता क्या है कि जो एहसान शाह था, कौन करता है, एहसान शाह, एहसान शाह। ठीक है, एहसान शाह दक्षिण में विद्रोह करता है और होता क्या है कि ये विद्रोह होता है सफल, और 1336 में हरिहर और बुक्का क्या करते हैं, विजयनगर राज्य की नींव डालते हैं। ठीक है, ये विद्रोह होता है 1335 में, और इस विद्रोह के सफल होने के बाद यहीं पे हरिहर और बुक्का पढ़ने को मिलेंगे आपको, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, ये दो एक भाई थे शायद, हाँ भाई थे, हरिहर और बुक्का मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, विजयनगर साम्राज्य।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं कौन? हरिहर और बुक्का मिलकर के, और दक्षिण भारत का ये पहला सफल विद्रोह रहता है, ठीक है। और 1335 में ये होता है, 1340-41 में बंगाल भी सल्तनत से अलग हो जाता है, वहां पे विद्रोह होता है बहुत बड़े स्तर पे, और बंगाल भी सल्तनत से अलग हो जाता है, ठीक है। 1347 में देवगिरी के सादा अमीरों ने, स्लाइड चेंज होने में टाइम लग रहा है, क्या करोगे, 10 सेकंड का गैप ले लोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं लिखता हूं वहां पे फिर से, देखिए ठीक है, चेंज हो जाओ, ठीक है, आइए देखते हैं। 1347 ईस्वी में देवगिरी के सादा अमीरों ने क्या करते हैं, 1347 ईस्वी में एक और घटना होती है, जब देवगिरी, यानी देवगिरी कहां पे, दौलताबाद, है ना। देवगिरी के सादा अमीर जो थे, एक ग्रुप था सादा अमीरों का, सादा अमीरों, ठीक है। देवगिरी के सादा अमीरों ने क्या किया, अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में, जिसका नाम था, सादा अमीरों ने किसके नेतृत्व में, अलाउद्दीन बहमन शाह, या फिर इसी का नाम था हसन गंगू, हसन गंगू या बहमन शाह लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। हसन गंगू या बहमन शाह के नेतृत्व में एक विद्रोह होता है, और विद्रोह करके क्या होता है, विद्रोह सफल होता है, और विद्रोह करने के बाद बहमनी राजवंश की स्थापना करते हैं ये लोग, ठीक है। बहमनी राजवंश की स्थापना करते हैं ये लोग मिलकर के। गुजरात में एक विद्रोह होता है, तगी का विद्रोह, गुजरात में एक विद्रोह होता है तगी, और इसी विद्रोह को दबाने के लिए भाई साहब निकलते हैं, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक निकलते हैं, और वहां पे इनकी हो जाती है मृत्यु। किस सन में ये होती है, तगी का विद्रोह होता है 1351 ईस्वी में, और यहीं पे इसी विद्रोह को दबाने में मृत्यु हो जाती है किसकी, ये हो जाती है तुगलक साहब की, मोहम्मद बिन तुगलक साहब की, ठीक है। इसके समय में 1334 ईस्वी में, मैंने अभी बात की थी, 1334 ईस्वी में, 1334 ईस्वी में एक घटना होती है, जब मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता आता है भारत, ठीक है। और भारत आया, इसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला, ठीक है। इब्न बतूता को एक पद दिया गया जिसका नाम था काजी पद, काजी का पद मिला किसको, इब्न बतूता को, और इसने संभाला इसको लगभग 10 सालों तक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक काम किया था, इसने शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है उसको शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा इसने बनवाया था। शेख, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया, तो वो बनवाया था शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, के मकबरे का निर्माण ये किसने करवाया, ये करवाया तुगलक साहब ने, मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने, ठीक है। 1351 में जब इसकी मृत्यु होती है, तो इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है, ठीक है। 1351 में मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और उसके बाद उसका चचेरा भाई जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है। अब चलते हैं हम फिरोज शाह तुगलक की तरफ, और तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहेंगे, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है, और इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1388 ईस्वी में। तो 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक शासन करता है। तो फिरोज शाह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1309 ईस्वी में। जन्म की तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है,
तिथि ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी जन्म की तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो जन्म हुआ था वो एक हिंदू स्त्री से हुआ था, हिंदू महिला से हुआ था, हिंदू महिला के गर्भ से। ठीक है, हिंदू महिला के गर्भ से फिरोज शाह तुगलक का 1-2 बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो हिंदू महिला के गर्भ से फिरोज शाह तुगलक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, है ना। इसके बाद जब फिरोज सुल्तान बना तो पूरा का पूरा सल्तनत अस्त व्यस्त पड़ा था। फिरोज, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बहुत विद्रोह हुए थे, तो फिरोज पूरा का पूरा सल्तनत अस्त व्यस्त था। और फिरोज क्या था, एक योग्य सेना नायक नहीं था, और इसने सबको संतुष्ट रखने की नीति अपनाई कि भैया सबको शांत रखो, सबको जो है सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और सब सेटिस्फाइड रहेंगे तो कोई विद्रोह करेगा नहीं। लेकिन इसकी जो धार्मिक संकीर्णता की नीति थी, इसने सल्तनत को विपरीत तरीके से प्रभावित किया, और उसने उलेमा वर्ग की सलाह मानते हुए धार्मिक आधार पर इस्लामिक राज्य की स्थापना कर दी। किसकी सलाह माना इसने, ये मानता है उलेमा वर्ग की सलाह, और उसी के सलाह के आधार पर इसने क्या किया, इस्लामिक राज्य की स्थापना कर दी, इस्लामिक राज्य की स्थापना कर दी इसने। ठीक है, तो उलेमा वर्ग की सलाह पे इसने इस्लामिक राज्य की स्थापना कर दी। इसने क्या किया, कई सारे मंदिर नष्ट किए और जनता को धन व जागीरें दे करके मुसलमान बनाने का प्रयास किया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया। और अपने इसी धर्मांध सुल्तान क्योंकि ये धर्मांध सुल्तान था, धर्म में अंधा था, तो ये इसको सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी माना जाता है कि सबसे पहले शुरुआत इस तरह से किसने की थी, वो शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इनके बाद जो आते हैं सिकंदर लोदी और औरंगजेब, उन्होंने अलग कट्टरता अपनाई, धार्मिक कट्टरता अपनाई, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इस क्षेत्र में सबसे आगे था। सबसे आगे मतलब सबसे पहला था, आगे का मतलब ये नहीं है, सबसे पहला था। ठीक है, और इसने क्या किया, प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों को, अब जो उनका पद था उसके पदों को क्या किया, अनुवांशिक कर दिया। अनुवांशिक करने का मतलब क्या हुआ, अनुवांशिक करने का मतलब यह हुआ, इसने सैनिकों, इसने क्या किया, सैनिकों और जो प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक, एक मिनट, सैनिक और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके पद को अनुवांशिक कर दिया। सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी, इन दोनों के पदों को इसने क्या किया, अनुवांशिक कर दिया। अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब होता है इंग्लिश में हेरेडाइटरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अब सैनिक रखे जाएंगे वो अनुवांशिकता के आधार पर रखे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सैनिक है तो उसका बेटा भी सैनिक बनेगा, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो उसका बेटा भी प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। और इसने एक प्रस्ताव पारित किया कि अगर कोई सैनिक बुढ़ा हो गया है और घोड़ों पे सवारी करने में जो असक्षम है, तो वो क्या कर सकता है कि अपने एजेंट के रूप में अपने पुत्र, या पुत्र नहीं है तो अपने दामाद, और अगर दामाद भी नहीं है तो अपने गुलाम को सर्विस के लिए भेज सकता है। और ऐसे में भी उस जो उसका वृद्ध है, जो वो ओल्ड सैनिक है उसके, और जो आपका सैनिक है, हाँ, जो भी ओल्ड है या फिर असक्षम सैनिक है, उसको सेना में सेवारत माना जाएगा, उसके बदले उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो नीतियां थी वो काफी, सल्तनत काल का अकबर माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। और वो किस लिए माना जाता है, क्योंकि इसकी नीतियां काफी प्रशंसनीय थी। इसने जो प्रशासनिक सुधार किए और जो आर्थिक सुधार किए सल्तनत के अंदर, वो काफी प्रशंसनीय है। आइए पढ़ते हैं कुछ सुधार। इसने क्या किया कि जो इस्लामी कानून के आधार पर केवल 4 कर लगाए, सारे कर समाप्त करके इसने 4 कर लगाए। पहले का नाम था खराज, दूसरे का नाम था खुम्स, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। 2 खा से जिसका नाम है और 2 जा से नाम है, तो याद रखिएगा, जजिया और जकात। खराज किससे लिया जाता था, खराज ये भूमि कर था, या फिर जिसको लगान बोलते हैं, ये क्या था, भूमि कर था।
खुम्स क्या होता था, जो गैर मुस्लिमों से, अच्छा नहीं, जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, खुम्स लिया जाता था, अच्छा हाँ, युद्ध में जो भी लूट मिलती थी, युद्ध में लूटे गए का 1/5 भाग जो होता था वो कहलाता था खुम्स। ठीक है। जजिया जो गैर हिंदुओं पे लगता था, सॉरी गैर मुस्लिमों पे, गैर हिंदुओं पे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये किस पे लगता था, ये लगता था गैर मुस्लिमों के ऊपर। ठीक है। जकात क्या होता था, जकात लगता था आय का 2.5%, आय का 2.5% देना होता था किसको, मुस्लिमों को। जितने भी मुस्लिम थे उन सभी को आय का, अपनी आय का 2.5% देना पड़ता था। और इस कर का इस्तेमाल, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था, जो भी राजस्व जाता था, उस राजस्व का इस्तेमाल किया जाता था मुस्लिमों को ही, जो मुस्लिमों के ही हित में। ठीक है। और इस प्रकार से इसने 24 कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया और सिर्फ 4 कर लगाया, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। स्लाइड चेंज होने में टाइम लगता है, जहां भी आपको ऐसा दिखे कि स्लाइड चेंज होने में गैप है, आप क्या करोगे, 10 सेकंड वीडियो स्किप कर लोगे यार। ठीक है ना, थोड़ा मैनेज कर लो। चलिए अगली स्लाइड है अपनी। फिरोज का जो शासनकाल है वो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। पूरे भारत में जो नहरों का सबसे बड़ा जाल है उसको किसने स्थापित किया, नहरों का सबसे बड़ा जाल, ये किसने बनवाया, ये बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। और इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इसमें एक है जो यमुना नदी से निकलकर हिसार तक जाती थी, और एक है जो सतलज नदी से निकलकर जाती थी, कहां पे जाती थी, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है। सल्तनत काल में फिरोज ने ही सबसे पहले जो पीडब्ल्यूडी यानी आजकल लोक निर्माण विभाग है उसकी स्थापना की, और हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला आदि नगरों की स्थापना की। जिन नगरों की स्थापना की वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको एक बार आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। एक तो हिसार, उसके बाद आता है फिरोजाबाद, फिर आता है फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद आता है फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। ठीक है। और ये फिरोज शाह कोटला मैदान की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। फिरोज शाह कोटला एक शहर था। फिर आज फिरोज शाह कोटला, हाँ हालांकि है दिल्ली में ही। और इसके बाद जौनपुर। इन नगरों की स्थापना किया कौन, किसने किया, ये है जौनपुर, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, जौनपुर। इन नगरों की स्थापना कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इसके अलावा आकाशीय बिजली से ध्वस्त हो गया था कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया इसने। ध्वस्त होने के बाद, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है। 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया इसने। एक, रुकिए मैं पहले नाम लिखता हूं उसके बाद बताऊंगा। दीवान ए बंदागन, दीवान ए बंदागन, बंदागन, हाँ कुछ ऐसा। इसने क्या किया, दीवान ए बंदागन की स्थापना की। ये किस लिए होता था, ये होता था दासों के लिए। जो दास होते थे वो कहां रहते थे, दीवाने बंदागन में। ठीक है। एक और इसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात किस लिए स्थापना की इसकी, दीवान ए खैरात में जो गरीब महिला थे, गरीब महिला और बच्चे, उनको दान दिया जाता था।
गरीब महिला एवं बच्चों को दान कहाँ दिया जाता था? ये दिया जाता था दीवाने खैरात के अंदर, है ना। इसके अलावा दारुल सफा, दारुल सफा क्या है? यहां पे जो गरीब होते थे, दारुल सफा, सफा होगा सफा ऐसे, दारुल सफा की भी स्थापना की। यहां पे गरीबों को निशुल्क जो उनकी बीमारी है उसका इलाज किया जाता था, मतलब गरीबों को चिकित्सा प्रदान की जाती थी, चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाती थी। कहां पे? दारुल सफा के अंदर, है ना। फिरोज शाह ने क्या किया? एक सिक्के का नाम है जिसका नाम है ससगनी। तो ससगनी नाम का सिक्का किसने चलाया? ससगनी नामक सिक्का ये चलाया किसने? ये चलाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। इसके बाद क्या होता है कि 1388 ईस्वी में 1388 ईस्वी में एक घटना होती है। क्या होता है उस समय? तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और तुगलक वंश लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद के जो भी शासक थे वो थे काफी अयोग्य, और जो शासक थे उनके बीच में ही लड़ाई होने लगती है। किस चीज के लिए? राज्य के लिए। और दो, नासिरुद्दीन और नुसरत शाह, दो लोग थे, और ये दोनों लोग क्या करते हैं? एक दिल्ली में रहता है और दूसरा फिरोजाबाद में रहता है। तो 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद 10 साल तक पूरा का पूरा शासन वो संभालते हैं कौन? देखिए, इसी के समानांतर अगर आप देखेंगे तो भारत में और भी जो छोटे छोटे राज्य थे उनका उदय हो चुका था और वो लोग भी ग्रो कर रहे थे। लेकिन जो 10 साल अब दिल्ली पे शासन किसका था? तो दिल्ली पे इन्हीं लोग का शासन था। किसका शासन था? तुगलक वंश का ही शासन था। लेकिन क्या होता है, इसी समय एक घटना होती है 1398 ईस्वी में, जब तैमूर कौन था? मध्य एशिया से आया था। ये कहां से आया था? मध्य एशिया से आया था। और ये ठीक है, सही है कि नहीं? सही है, ध्यान से समझिएगा, देख लीजिएगा ऐसे। ये क्या करता है? ये आया था, इरेज ही कर देता हूं, बहुत हो गया है ना। ये क्या करता है? ये भाई साहब आते हैं मध्य एशिया से, और इनका जो उद्देश्य था वो सही पूछा जाए तो पूरा का पूरा लूट पाट का ही उद्देश्य था इन लोग का। तो तैमूर लंग ने एक दुर्दांत आक्रमणकारी था, 1398 ईस्वी में भारत पे कर देता है आक्रमण। और उस समय जो तुगलक वंश का शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद। उस समय तुगलक वंश जो देख रहा था, तुगलक वंश का शासक कौन था? तुगलक वंश का शासक था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के शासक थे दिल्ली पे। और तैमूर ने क्या किया? सभी निर्दोषों को बड़ी बेरहमी से मारा और भयंकर लूटपाट की। 1399 ईस्वी के प्रारंभ में दिल्ली से विदा लेता है वो, लेकिन उसने भारत पे विपत्तियों की और कष्टों का जो पहाड़ ढाया उसकी जो, और ऐसी भयानक दुर्दशा केवल एक आक्रमण के दौरान किसी भी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा कभी नहीं की गई थी, जितनी बेरहमी और बेदर्दी से तैमूर लंग ने क्या किया? यहां के लोगों को मारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तैमूर लंग, 1398 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में जब आक्रमण होता है तो तैमूर की सहायता एक बंदे ने की थी, एक इंसान ने की थी, जिसका नाम था खिज्र खान। और जब तैमूर जाने लगता है यहां से छोड़ करके, तो क्योंकि इसने बहुत सहायता की, तो वापस लौटते समय तैमूर ने जीते क्षेत्र जैसे लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर आदि का प्रशासन खिज्र खान को सौंप देता है। और यही खिज्र खान आगे चल करके सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सैयद वंश के बारे में। बहुत बड़ा वंश है नहीं, बहुत ज्यादा समय तक राज भी नहीं किया और कुछ ऐसे काम भी नहीं किए जिसमें आपको पढ़ना होगा। तो 1414 ईस्वी में दिल्ली पे एक नया राजा बैठता है जिसका नाम था खिज्र खान, और ये करता है सैयद वंश की स्थापना। ठीक है, 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश चलता है। स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी भाई साहब कौन? अभी वही जिसने हेल्प की थी तैमूर की, खिज्र खान।
खिज्र खान भाई साहब क्या करते हैं, सैयद वंश की स्थापना करते हैं और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने एक उपाधि धारण की रैयत ए आला की। सुल्तान की, दिल्ली सल्तनत का वो राजा जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की उसका नाम क्या है, खिज्र खान नाम है, और इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था रैयत ए आला, रैयत ए आला, रैयत ए आला इसका नाम था। ठीक है, इसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम न छपवा करके इसने क्या किया, अपने शासनकाल में तुगलक जो नाम था उनका, तुगलक सुल्तानों का, उनका नाम नहीं छपवाया, और छपवाया किसका, जाहिर सी बात है अपने लोग का ही छपवाएगा। और अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा पूरे शासनकाल में कि भैया मैं राजा नहीं हूं। राजा कौन है, राजा तो शाहरुख हैं, और शाहरुख का प्रतिनिधि हूं मैं, उनका उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं। अब पूछोगे आप शाहरुख कौन था, तो भी बताया, तो ये क्या था, ये तैमूर का उत्तराधिकारी था। तैमूर का क्या था, ये उत्तराधिकारी था, कौन, शाहरुख भाई साहब। ठीक है, ऐसे दिखावा करता रहा और सैयद शासक जितने भी हुए इन्होंने अपनी पवित्रता का दावा किया और कहा कि ये मोहम्मद साहब के वंशज हैं। सैयद क्या बताए अपने आप को कि मैं मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, मैं उनका वंशज हूं, की वंशज नहीं, का वंशज, मोहम्मद साहब का वंशज बताया खुद को इन लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था, एकमात्र शिया वंश जिसने शासन किया, जिसने शासन किया। और कब किया ये किया सल्तनत काल में। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र वंश था, कौन, सैयद वंश। ठीक है, खिज्र खान का उत्तराधिकारी था मुबारक शाह, और ये पूरे सैयद वंश का एकमात्र जो अच्छा शासक बोला जाए वो माना जाता है मुबारक शाह को। ठीक है, मुबारक शाह सबसे योग्यतम शासक था, मैंने बताया आपको, और इसके शासनकाल की जो जानकारी है वो इस समय के कई सारी बुक्स थी उसके आधार पे पता चलता है। ठीक है, और सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, और इसके समय तक दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तानों का राज्य था वो इतना सिमट गया कि एक कहावत प्रचलित थी उस समय, देखो शाह ये आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक। ठीक है, तो दिल्ली से पालम तक ही सिमट गया था सैयद वंश के शासकों की, जो सैयद वंश का पूरा जो राज्य था। ठीक है, वो केवल सिमट गया दिल्ली से पालम तक। ठीक है, खत्म हो जाता है यहीं से सैयद वंश और शुरू हो जाता है लोधी वंश। 1451 में 1451 ईस्वी में शुरुआत होती है और 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ही इसकी समाप्ति हो जाती है। पढ़ेंगे बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी कौन था? बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का सभी शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन किया। ये बहलोल लोधी 38 वर्ष तक शासन करता है। ठीक है, 38 वर्ष तक शासन करता है और अपने लंबे शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की जो प्रतिष्ठा थी, खोई हुई प्रतिष्ठा थी, उसको फिर से स्थापित करता है बहलोल लोधी। समय पीरियड इसका देखा जाए तो 1451 से शुरू होकर के 38 साल हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1489। हाँ, 1489 तक, 1451 से 1489 तक ये क्या करता है? शासन करता है। और जौनपुर के सरकी राज्य को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल किसने किया था? बहलोल लोधी ने किया था। जौनपुर का सरकी राज्य था, जौनपुर के सरकी राज्य को जीत करके शामिल कर लिया लोधी साम्राज्य के अंदर। सरकी राज्य को जीता, ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, समझ तो गए ही हैं आप। इसके अलावा इसने टंका जो था, टंके का 1/4 के मूल्य के बराबर बहलोली नाम का चांदी का सिक्का जारी किया। बहलोली चांदी का सिक्का के बारे में मैंने पढ़ाया था ना, टंके के बारे में। कहां पढ़ाया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। बहलोली
नामक सिक्का, और इसका जो वजन था वो कितना था, वो एक टंके के 1/4 भाग के बराबर। ठीक है, इसका वजन हुआ करता था। राज दरबार में ये खुद ना सिंहासन पे बैठता था, सिंहासन पे ना सिंहासन पर नहीं बैठा। ठीक है, ये राज दरबार में कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठता। बैठता कहां था ये, नीचे बैठता था राज दरबारियों के साथ। दबरारियों हो गया क्या है? कहां बैठा ये, हमेशा नीचे बैठा राज दरबारियों के साथ। ठीक है, इसके अलावा बहलोल लोदी में क्या इंपॉर्टेंट है, बहलोल लोदी बस ठीक है, इतना ही बहुत है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहलोल लोदी जौनपुर के सरकी राज को जीता, बहलोली नमक सिक्का लॉन्च किया, बस यही इंपॉर्टेंट है आई थिंक। बाकी कोई, हाँ एक ये 38 वर्ष तक ये शासन किया था। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और भूल गया इसमें बताना, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला अफगान वंश था लोदी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में राज करने वाला अब जो पहला अफगान वंश था वो कौन था, लोदी वंश था। यहां पे लिख लीजिए, प्रथम अफगान वंश कौन था, लोदी वंश था। ठीक है, जिसने दिल्ली सल्तनत के अंदर राज किया। अब पढ़ेंगे सिकंदर लोदी के बारे में। लोदी वंश का सबसे बेहतर शासक कौन था, सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का सबसे बेहतर शासक। इसके अलावा इसने क्या किया, भूमि मापने के लिए एक सिस्टम, एक जो है नया पैमाना शुरू किया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो किसके बराबर होता था, 32 इंच के बराबर होता था। इसने भूमि मापने के लिए इस पैमाने का प्रचलन किया। सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी लिबरल था, काफी असहिष्णु था, और इसने उलीमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करवाया। इसने हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर इसने टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया, और मुसलमानों की भी कुछ प्रथाओं पर इसने रोक लगाई। मुहर्रम पर ताजिए निकालने पर रोक लगा दी, हिंदुओं पर जजिया दोबारा आरोपित कर दिया, और अनाज से जकात जो लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया। इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कहानी थी जो आपको सुनाना था। ठीक है, कहानी मतलब कि हाँ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ये किसी धार्मिक के प्रति इसका झुकाव था, ये दोनों धर्मों को एक तरीके से ट्रीट करता था। अगर इसने मंदिर तोड़े तो इसने ताजिया, मुहर्रम पे जो ताजिया निकलता था उसको भी बंद करवा दिया। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसकी जो सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली थी वो काफी अच्छी थी, काफी कुशल सैन्य व्यवस्था थी, और गुप्तचर प्रणाली इसकी काफी बेहतरीन हुआ करती थी। 1504 ईस्वी में इसने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था आगरा। ठीक है, 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है, और 1506 में आगरा को राजधानी बना लेता है। आगरा को राजधानी बना लेता है 1506 ईस्वी में। ठीक है, इसने क्या किया, कुतुब मीनार की मरम्मत कराई, और 1505 ईस्वी में दिल्ली में मोठ की मस्जिद इसने बनवाई थी। ठीक है, मोठ की मस्जिद का निर्माण कौन करवाया, उसको करवाया मोठ की मस्जिद का निर्माण, और ये करवाया कौन, ये करवाता है आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है बस हो गया, और कुछ नहीं है। सिकंदर लोदी के जो वो एक पॉइंट और लिख लीजिए। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है
जो इसका मकबरा है, इसके मकबरे के अंदर दोहरा गुंबद लगा हुआ है। बस लिख लीजिए, इसकी जरूरत कहीं पड़ेगी, अभी मैं बताऊंगा नहीं, कहीं पे जरूरत पड़ेगी वहां पे इसका डिस्कशन फिर करेंगे, ठीक है। इसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची जारी की जाती थी और प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर सुल्तान के सामने वो प्रस्तुत की जाती थी। मतलब पूरे के पूरे साम्राज्य में 6 योग्य व्यक्ति जो रहते थे उनकी सूची एक जारी होती थी और 6-6 महीने पे वो सूची किसको, सुल्तान के पास पहुंचती थी और सुल्तान उसमें से देखता था और अलग अलग चीज, जैसे कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, अच्छा कोई जो है अच्छा मूर्तिकार है, तो इन ऐसे लोगों को क्या करता था, ये काफी संरक्षण देता था, काफी उनको एक तरह से समझिए तो क्या आज के समय में क्या दिया जाता था, क्या दिया जाता है आज के समय में, काम करने के लिए अलग से कुछ पैसे दिए जाते थे, कुछ दिए जाते हैं, तो उसी तरीके से वो भी क्या करता था, उनको उत्साहित करता था, ठीक है। अब इसकी मृत्यु होती है 1517 ईस्वी में और 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा, ठीक है, कौन, इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठता है और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1517 में बैठता है और शासन इसका कब खत्म होता है, 1526 ईस्वी में, और कहां पे कब खत्म होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना। तो ये अंतिम शासक था लोदी वंश का, अंतिम शासक था लोदी वंश का। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के जो दरबार में शक्तिशाली सरदार थे उनको इसने क्या किया, जितने भी शक्तिशाली सरदार थे उनको खत्म करने की नीति अपनाई और इसी वजह से यह काफी अलोकप्रिय हो गया अपने लोगों के बीच में। इसकी सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय मानी जाती है, इसकी सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय मानी जाती है। इसके अलावा इसका जो प्रमुख अफगान सरदार था, ठीक है, जिसका नाम था दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, और ये सूबेदार हुआ करता था पंजाब का, सूबेदार था पंजाब का। इसके अलावा दौलत खान लोदी के अलावा एक और भाई साहब हैं जिनका नाम है आलम खान। आलम खान कौन है, आलम खान थे इब्राहिम लोदी के चाचा। ये दोनों लोग मिल करके बाबर को निमंत्रण भेजते हैं कि आप आइए और इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करिए। कौन भेजते हैं, यही दोनों लोग मिलकर के बाबर को आमंत्रित किया जाता है कि भारत पे आप आक्रमण करिए। और इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में, एक मिनट, तो बाबर आता है और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत, सॉरी, कहां पे, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी मारा जाता है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में और यहीं से लोदी वंश हो जाता है समाप्त। और इब्राहिम लोदी युद्ध में मरने वाला, युद्ध में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है। और ये पहली बार युद्ध में कोई सुल्तान मरा और वहीं से दिल्ली सल्तनत हो जाती है खत्म। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, ठीक है। तो ये रहा हमारा दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी। कल से हम पढ़ेंगे क्या, कल से हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल के बारे में और यहीं पे दिल्ली सल्तनत होता है समाप्त। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस पे अगर क्वेश्चंस पे हम बात करें तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम आज तो नहीं, ठीक है, कल या परसों में एक वीडियो आप अपलोड होगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। उस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस सच में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं एक साथ करवाने अगर चलता तो थियरी के साथ करवाता तो काफी बड़ा वीडियो हो जाता और आपको फिर अच्छा ना लगता। तो आज डेट क्या है, आज डेट है 29, ठीक है। तो मैं आपको 31 अगस्त को जो भी दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन होंगे, दिल्ली सल्तनत पे
सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा, ठीक है। तो 31 अगस्त को लगभग 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के ऊपर और वहीं पे हम दिल्ली सल्तनत हमारा खत्म हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा, है ना। आई होप कि आप नोट्स अपनी बनाते चल रहे होंगे, रिवीजन आपका चल रहा होगा। एक वीडियो अपलोड हुई है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई है, जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी तक, अपॉइंटमेंट हुए हैं 2022 में, कब से, जनवरी से लेकर के अगस्त तक पूरा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैंने उसमें कवर कर दिया है। तो जा करके वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। एंड आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या फिर नहीं भी लगा है तो क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हाँ, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यार, और थोड़ा वीडियो शेयर करिए, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। सो बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।